हे गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर 5T में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे VCS का जो भारत स्किल है उससे में हम वोकेशनल साइंस और सॉफ्ट स्किल के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम मैथ, साइंस और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो देखिए, ये हमारा जो प्रश्न है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिया गया है। तो इसमें हमें बताना है कि जो हमारा प्रोनाउन है वो कितने टाइप्स का होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 8, हमारा दूसरा ऑप्शन है 5, हमारा तीसरा ऑप्शन है 6 और हमारा चौथा ऑप्शन है 7। तो देखिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने पढ़ा होगा कि प्रोनाउन 7 टाइप्स के होते हैं, किसी ने पढ़ा होगा 8 टाइप के होते हैं, किसी ने पढ़ा होगा 9 टाइप के होते हैं। तो हमें डीजीटी के अनुसार या निमी के अनुसार जो हमारा जो सही आंसर है उसे हमें चूज करना है। और जो हमारा डीजीटी के अनुसार जो हमारा सही है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 8 नंबर के होते हैं। इसे मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो पहला है वो हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन, थर्ड है हमारा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और फोर्थ है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिफ्थ है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिक्स है हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन एंड सेवेंथ है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन एंड लास्ट हमारा एट्थ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए, ये जो हमारा 8 टाइप का जो प्रोनाउन है ये हमारा डीजीटी के अनुसार है। हमारे भारत स्किल में जो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इंक्लूड। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है इनिशिएटिव, दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा अकाउंटेबिलिटी और फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, ये हमारा प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट को हमें मैनेज करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा इनिशिएटिव है इसका मतलब होता है एक्टिव होना, कि आप कितने एक्टिव हो अपने काम को लेकर। जब आपको कोई काम दिया जाता है तो आप उसके प्रति कितने एक्टिव हो, तो इसका मतलब एक्टिव होना होता है। और दूसरा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो जो आपको शेड्यूल दिया गया है उसे आप कैसे ऑर्गेनाइज्ड करते हो। तीसरा है हमारा अकाउंटेबिलिटी। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने काम को लेकर कितने रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब जब आपको काम दिया जाता है तो आप उसके प्रति कितने जवाबदेही हो, कितने आप उस काम को कैसे करते हैं, कितने अच्छे से करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्योंकि आपको जब अपना सेल्फ मैनेजमेंट खुद के लिए करना होता है, खुद को प्रूफ करना होता है, तो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन पर्सनल हाइजीन। तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है नेल एंड हेयर केयर, दूसरा ऑप्शन हमारा फूट केयर, तीसरा ऑप्शन है हमारा कीप द बॉडी क्लीन और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, इसमें हमारा जो कह रहा है प्रश्न वो कह रहा है कि हमारा जो पर्सनल हाइजीन है उसको कैसे, तो उसमें क्या क्या शामिल है। तो देखिए, हम अपने हमारा जो बॉडी है उसको हम कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें अपने नेल्स को भी साफ सुथरे रखने चाहिए, क्योंकि आजकल का जो हमारा फैशन है वो नेल्स बढ़ाने पे दिया गया है। मतलब बहुत से लोग अपने नेल्स को बढ़ाते हैं, तो उसकी साफ सफाई भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग हाथ से ही खाना खाते हैं, बहुत से काम करते हैं, तो इसकी साफ सफाई जरूरी है। टाइम टाइम पे इसे कट भी करना चाहिए ताकि हमें कोई बीमारी ना हो। ठीक है, जो सेकेंड ऑप्शन है हमारा वो है फुट केयर। तो देखिए, यहाँ पे है हमारा हमें पैरों की देखभाल करनी चाहिए। अगर हम मतलब हमारा जो बाल है, मेरा पूरा बॉडी सही है, मेरा ड्रेसअप अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन जो हमारा पैर है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा है, तो वो देखने में बिल्कुल ही गंदा दिखता है, मतलब अच्छा नहीं दिखता है। तो पैरों की देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा ऑप्शन हमारा
कीप द बॉडी क्लीन। तो देखिए सपोज हम बहुत अच्छे बहुत महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं लेकिन काफी टाइम से नहीं नहाए हैं, तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो इस वजह से हम लोगों को रोज नहाना चाहिए, अपने बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। ये नहीं है कि नहाना है बट नहीं नहाना है, तो ऐसा नहीं है कि डेली नहाना ही है, लेकिन हाँ ये है कि अपने बॉडी को क्लीन रखें ताकि जो आप कपड़े पहन रहे हैं वो आप पे सूट करे, आप देखने में अच्छे लगे, बीमारी से बचने के लिए। तो ये सारा हमारा आ जाता है पर्सनल हाइजीन में। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी हमारा पर्सनल हाइजीन में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एन इंटरव्यू मस्ट शो केस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज फॉर एन इफेक्टिव इंटरव्यू। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है एक साक्षात्कार अभ्यर्थी एक प्रभावी साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए। तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो इसमें देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है मेंटेन आई कांटेक्ट, सेकंड ऑप्शन है हैंड शेक फॉर्मली, एंड थर्ड ऑप्शन है मेंटेन प्रॉपर बॉडी पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है वो आप में सारी क्वालिटीज देखता है, जैसे कि आप कैसे चल रहे हो, कैसे आप बोल रहे हो, कहाँ कैसे आप बैठ रहे हो, कैसे आप खड़े हो रहे हो, आपका पूरा स्टाइल को वो फोकस करता है, पूरा बॉडी के आपके पूरे बॉडी पे वो फोकस करता है। जैसे कि आप जब आपसे वो क्वेश्चन करता है इंटरव्यूअर, तो आप उनसे नजरें झुका के बातें कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के बातें नहीं कर रहे हैं, तो उसे लगेगा कि ये बंदा तो नर्वस है, तो इस तरह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो जब इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछता है तो आई कांटेक्ट होना जरूरी होता है। सेकंड जो हमारा ऑप्शन है वो है हैंडशेक फॉर्मली। तो जब आप उससे हाथ मिलाते हैं तो ऐसे नहीं मिलाना है कि जैसे आप एक फ्रेंड से मिला रहे हो, जैसे आप फ्रेंड से मिलाते हो तो कभी हाथ जोर से पकड़ते हो, ऐसे इस टाइप से, तो ऐसा नहीं करना होता है। जो इंटरव्यूअर होता है उसे फॉर्मली बात करना होता है, फॉर्मली हैंडशेक करना होता है, जो कि अच्छा लगता है। थर्ड ऑप्शन हमारा मेंटेन प्रॉपर बॉडी पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। तो यहाँ पे बॉडी पोस्चर जो है हमारा, तो जब आप इंटरव्यूअर के सामने आते हैं, उनके सामने खड़े होते हैं, उनके सामने बैठते हैं, तो ये सभी बातों पे वो बहुत गहराई से ध्यान देते हैं, तभी वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डैश इज द प्रोसेस वेयर बाय टू और मोर पीपुल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और आइडियाज इन अ फेस टू फेस सिचुएशन टू अचीव अ गोल। तो देखिए इसमें हमारा कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जो होते हैं अपने गोल को प्राप्त करने के लिए जब आमने सामने बैठते हैं तो क्या करते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है डिस्कशन, सेकंड ऑप्शन है आर्गुमेंट, थर्ड ऑप्शन है इक्वल, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि देखिए जब आप अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए, सपोज आप अपने क्लास में जीडी करते हो, ग्रुप डिस्कशन करते हो, तो क्या करते हो, अपने जो आपका आइडिया होता है उसको एक दूसरे से शेयर करते हो। जैसे आपको जो नहीं आ रहा है वो आप किसी से पूछते हो, या दूसरे को जो नहीं आ रहा है वो आपसे पूछता है। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं, ना कि हम लोग तर्क करते हैं, झगड़ा करते हैं। डिस्कशन हम लोग करते हैं और अपने गोल को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है द एक्टिविटी ऑफ सिटिंग अप अ बिजनेस और बिजनेसेस टॉकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड ऑप्शन है हमारा सोशल वर्क, और थर्ड ऑप्शन है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, और फोर्थ है हमारा प्रॉफिट मैनेजमेंट। तो देखिए इसमें जो रिस्क मैनेजमेंट है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप फाइनेंशियल रिस्क क्यों करते हैं, उम्मीद करते हैं प्रॉफिट के लिए। तो अपने एंटरप्रेन्योरशिप
पीओटी में पढ़ा होगा तो उसमें आपको 3 चीजें मिली होगी। तो पहला जो है हमारा वो है इंटरप्राइज होता है, सेकंड हमारा होता है एंटरप्रेन्योर, और थर्ड हमारा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? वो एक तरह की एक्टिविटी होती है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन कर रहा है इसमें देखिए आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया कि यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है। तो यदि यहाँ पे आपको पर्सन दिया हुआ रहता तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही एक्टिविटी होता है गाइस, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये क्या होता है? यह ऐसा एक्टिविटी होता है जिसमें बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क भी उठा रहे हैं और आप प्रॉफिट भी चाहते हैं, तो ये सभी आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो यहाँ पे देखिए जो हम रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क भी इसमें उठा रहे हैं और अब होप भी कर रहे हैं कि इसमें हमें जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमें फायदा हो, ठीक है। और समाज सेवा तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई बिजनेस खड़ी करेंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों को हम जॉब दे सकते हैं, तो ये एक तरह का समाज सेवा भी होता है। तो ये तीनों किस में आ जाएगा? ये तीनों आ जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। ये तीनों आ जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप में, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी आपको दिख रहा है, अगर आपको क्वेश्चन में एक्टिविटी दिखे तो आप एंटरप्रेन्योरशिप को चूज कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे पर्सन दिखे, एक्टिविटी की जगह पे अगर पर्सन रहता तो वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता, क्योंकि पर्सन यानी कि एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन द एरिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन डीपीआर स्टैंड फॉर। तो देखिए इसमें सबसे पहले समझिए कि डीपीआर क्या होता है। तो डीपीआर में देखिए जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब जब आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो उसमें अपनी पूंजी तो लगानी ही होगी। तो जब उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं? प्लानिंग पहले से करते हैं। मतलब जब आपको बिजनेस करना होता है तो पहले से आप प्लानिंग करते हैं कि किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये सभी चीज़ हम लोग प्लानिंग करते हैं पहले से, और कितना खर्च करेंगे ये सारा करते हैं। तो ये आ जाता है हमारा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, यानी कि डीआरपी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम सारी डिटेल्स लिखते हैं, जो कि हमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या करते हैं हम लोग डीपीआर में? जो इन्वेस्ट करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, वो सभी एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें कि सारा कुछ लिखा होता है, यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। In manufacturing sector, an enterprise with an investment of 20 lakh in plant and machinery is enterprise। तो देखिए ये जो हमारा है, तो इसमें मैंने बताया आपको कि इंटरप्राइज जो होता है वो हमारा पर्सन होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि आपको 20 लाख तक के निवेश के लिए लोन मिलता है। गवर्नमेंट जो होती है वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंड प्रोवाइड करती है, और ये जो फंड होता है गाइस, ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें जो हमारा स्मॉल जो होता है, इसमें 20 करोड़ के तक के हमें फंड मिलते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। हम हमारा बिजनेस के अकॉर्डिंग, मतलब कि अगर हमारा जो बिजनेस है वो स्मॉल है तो हमें 2 करोड़ रुपए तक के लोन मिल सकते हैं। और यदि हमारा जो बिजनेस है वो मीडियम है तो इसमें हमें 5 करोड़ तक के लोन मिल सकते हैं। और यदि हमारा बिजनेस जो है वो छोटा है, सूक्ष्म है, तो इसमें हमें कितने 20 लाख रुपए तक के लोन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सूक्ष्म है यहाँ 10 लाख से, सॉरी यहाँ पे मैंने स्मॉल के लिए 20 करोड़ बोला, तो यहाँ पे 20 करोड़ नहीं होगा, 2 करोड़ होगा, ठीक है। और जो हमारा बृहद है यानी कि लार्ज है, मतलब अगर हम बहुत बड़ी कंपनी खोलना ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 5 करोड़ प्लस तक का अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा प्रश्न कह रहा है 20 लाख, तो ये किस में आ जाएगा? सूक्ष्म में आ जाएगा, ठीक है। और यदि हमारा यहाँ पे 20 की जगह, यहाँ हमारा 20 की जगह अगर 2 करोड़ होता, 5 करोड़ होता, या फिर 5 करोड़ प्लस होता, तो इसमें से और दूसरे ऑप्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा 20 लाख रुपए दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि माइक्रो। आई होप कि आपको ये क्लियर हो।
स्मॉल में कितने मिलते हैं? 2 करोड़, ठीक है। और मीडियम में कितने मिलते हैं? 5 करोड़। मिनी में, सॉरी माइक्रो में यहाँ 20 लाख और लार्ज में 5 करोड़ प्लस फंड मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमारा काफी इंटरेस्टिंग है, ये मैथ का हमारा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्किल इज 1:2, द रेशियो ऑफ दिस एरिया वुड बी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 वृत्त है, क्या है? 2 वृत्त है जिनका अनुपात कितना है? 1:2 है, यानी कि 1:2 है। तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अनुपात जो है 1:2 है। तो यहाँ पे पहले हम वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। और इनकी जो त्रिज्या का अनुपात है वो कितना है? 1:2 है, ठीक है। यानी कि एक बड़ा सर्किल होगा, एक छोटा सर्किल होगा। तो जो हमारा छोटा सर्किल है उसे हम छोटे आर से डिनोट करते हैं और जो हमारा बड़ा सर्किल है उसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो सर्किल है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका हमें अनुपात निकालना है, तो हम इसे अनुपात में निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई हम लोग कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे जो छोटा आर है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 दिया हुआ, ठीक है। और बाई बड़ा आर जो है कैपिटल आर है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे और इनका स्क्वायर करेंगे, तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर, यानी 1 गुना 1 करेंगे बाई 2 गुना 2 करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4, यानी कि 1:4। तो इनकी जो त्रिज्या के अनुपात 1:2 है, उनका क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:4। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, वो कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स पैरामीटर इज 30 cm, देन द एरिया इज। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि जो हमारा आयत है उसकी जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आयत देखिए कैसा होता है, आयत यानी कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी कि जितना हमारा ये है उतना ही ये होगा, जितना हमारा ये है उतना ही ये होगा, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है ये दिया हुआ है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ हमारा लंबाई दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है। तो आयत का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + 2 × वाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा परिधि दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 30 = 2 × L कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, तो 6 करेंगे प्लस 2 × W, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 30 = 12 + W, ठीक है। तो ये जो 12 है हम लोग इसको इधर ले आएंगे, तो 30 - 12 = 2W। तो यहाँ पे मैं साइड में कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे 2W = 18 हो जाएगा, यानी कि W = 9 हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो आयत है उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है L × B। तो L हमारा कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारा जो B आया या W आया वो कितना आया है? 9 आया है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 9। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 ऑफ 200% ऑफ 100 इज इक्वल टू। तो जो 100 के 200% का 10% के बराबर होगा, यानी कि जो हमारा 10 है वो 200 का कितना परसेंट होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा जो 200 है उसका 10% कितना होगा। चलिए तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए कोई भी क्वांटिटी जो होती है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। ठीक है, कितनी होती है, 100% होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, 200%, यानी कि ये कितना हो गया, 100 का दुगना हो गया, यानी कि 200% हो गया, है ना। जब कोई क्वांटिटी अपने आप में 100 होती है और यहाँ पे 200 गुना है ना। चलिए तो यहाँ पे हम 200% का 10% निकालते हैं, गुना 10/100। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड दिस सम इज 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे हमारा जो दो संख्या दिया हुआ है जिसका अनुपात कितना है, 3:4 है, और उनका जो योग है वो है 35 है। तो बताना है कि इसमें छोटी संख्या क्या है, यानी कि जो 3:4 दिया गया है उसमें छोटी संख्या कौन है। ठीक है, योग का मतलब होता है कि इन दोनों को जब हम जोड़े तो उसका योग कितना है, 35 है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए, हम सबसे पहले मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं। माना संख्या x है, सॉरी संख्या x माने। तो देखिए जब भी हम संख्या मानते हैं और उसको गुना करते हैं तो हम अंश और हर दोनों में गुना करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ एक में गुना नहीं करते हैं, जब भी हम करते हैं तो दोनों में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा 3/4 है, तो जब भी हम गुना करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों में करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 में गुना भी करेंगे और 4 में भी करेंगे। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है, प्लस सॉरी 4x हो जाएगा। और इसका जो योग है, इसका योग है कितना, 35 है। इसे मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ अच्छे से ताकि आपको समझ आए। तो देखिए यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3x प्लस 4x इक्वल टू कितना है, 35 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7x इक्वल टू 35। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जो हमारा संख्या है वो 3x है और यहाँ पे हमारी संख्या है 4x। तो देखिए यहाँ पे 3 और x का वैल्यू कितना आया, 5 आया, यानी कि 15 है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा 4x है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और x का वैल्यू कितना है, 5 है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20। तो देखिए ये दोनों में छोटा कौन सा है, छोटा संख्या कौन सा है, 15 है। तो राइट आंसर मेरा क्या होगा, 15, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटी संख्या कौन सी है, 15 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ 7√6। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो मैं ये बता देती हूँ कि ये जो हमारा दिया हुआ है वो ये √7 है और इसके पावर में 6 है, इंटू में 6 नहीं है। ठीक है, ये इंटू में 6 नहीं है। ठीक है, ये क्या है, पावर में 6 है, यानी कि 7 है और इसके पावर में 6 है। तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, क्यों लिख सकते हैं। तो देखिए जब हमारा नीचे का क्वांटिटी सेम होता है तो इसका पावर क्या होता है, जुट जाता है। यहाँ पे भी 7 है, √7 है, यहाँ पे भी √7 है और यहाँ पे भी √7 है। ठीक है, तो क्या होगा, इनका पावर जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 2
6, यानी कि √7 पावर 6 हो जाएगा। लिख सकते हैं ना, वैसे इसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है तो हमें इसे 2 बार गुना करना होगा। तो यहाँ पे हम √7 गुना √7 करते हैं तो कितना होता है, √7 होता है ना। तो जब 2 रूट होते हैं तो उनमें से उनका रूट क्या होता है, हट जाता है। तो देखिए इस कंडीशन में हमारा 7 मिलता है और यहाँ पे इंटू है तो इंटू हम कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हमारा सेम है, √7 है, इसको 2 बार गुना करना, तो इसे भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो इसमें से भी हमारा क्या होगा, इसमें से भी हमारा एक 7 आएगा और फिर ये भी सेम है तो इसका भी यही कंडीशन होगा, क्या होगा, √7 गुना √7। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटू है तो हम लोग इंटू कर दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 कितना होता है, 49 होता है। इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा, 343 हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 343। आई होप कि आपको ये क्लियर हो। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट्स अगर लगते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ फ्यूल इज बर्न। तो यहाँ पे क्या कर, ईंधन जलाने पे हमें ऊर्जा मिलती है। हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है, तो ये हमारा अब साइंस का क्वेश्चन आ गया है। अब तक हमारा मैथ का क्वेश्चन चल रहा था, अब हमारा क्या आ गया, साइंस का क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए इसमें जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, ये हमारा बॉक्स हो गया और इसे हम जलाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं, ईंधन को जलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है। तो देखिए अगर हम किसी ईंधन को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। लेकिन हीट हमारा यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा, जलाने के बाद हमें क्या मिलेगा, केमिकल मिलेगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। जलाने के बाद क्या बचेगा, केमिकल बचेगा। अगर इसमें केमिकल ऑप्शन नहीं होता, हीट होता, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता, हीट हो जाता, ठीक है। और हीट ऑप्शन में नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा। और ये जो साउंड है हमारा, साउंड क्या हो जाएगा, जो लाउड स्पीकर होता है वो बजेगा तो क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। करते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।